लेसन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे इको 401 का। तो इस पिछले व्यू में हमने दो व्यू पढ़े थे, जो कि हमने किंजिस व्यू और पुश व्यू हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम मोनिटर्स व्यू को पढ़ेंगे कि मोनिटर्स इस बारे में क्या कहता था कि महंगाई आपके पास क्यों होती थी। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ थ्योरी, क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ थ्योरी क्या चीज़ है? इस थ्योरी emphasizes the positive relationship of overall prices and nominal value of expenditure। तो प्राइसेस और नॉमिनल वैल्यू जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी। तो ये आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है। अब मोनिटर्स क्या कहता है? मोनिटर्स ने अपनी इन्फ्लेशन की जो वजह है ना, मोनिटर्स कहता है कि आपके पास जो इन्फ्लेशन की वजह है वो आपकी इस व्यू के ऊपर बयान की है, क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी के ऊपर उसने जाके बयान की है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? विच एक्सप्लेनेशन द इन्फ्लेशन टोटली इंडिपेंडेंट फ्राम द अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने किंजियस व्यू में क्या क्या पढ़ा था? किंजियस कहते थे कि आपके पास जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो आपके पास इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन मोनिटर्स का व्यू इसके बारे में टोटली उलट था। मोनिटर्स कहता है कि आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, महंगाई आपके पास और चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट और चीज़ है। तो ये मोनिटर्स का व्यू था। और मोनिटर्स कहते थे कि आपके पास इन्फ्लेशन की जो वजह होती है उसने इस कानून के तहत ज़ाहिर किया। क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी क्या चीज़ होती है? एम बी इक्वल पी क्यू। एम यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ है? एम यहाँ पे आपके पास मनी है, वी आपके पास वेरिएशन ऑफ मनी है कि आपके पास मनी कितनी वेरिएशन हो रही है। ठीक है, कि लोगों के हाथों में कितना पैसा जा रहा है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कितना पैसा छाप रही है या कितना नहीं छाप रही। तो वी को आप इस हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी आपके पास प्राइस है, क्यू आपके पास क्वांटिटी है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि मोनिटर्स के मतलब मुताबिक आपके पास महंगाई क्यों होती है कि जब आपके पास जो गवर्नमेंट होती है ना, आपकी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसा छाप दे तो आपके पास ज़्यादा महंगाई हो जानी है। अगर वो कम पैसा छापे तो आपके पास महंगाई कम होनी है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल लें, आजकल पाकिस्तान में जैसे बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसा छापा हुआ है। पुराने वक्तों में यानी कि 1980 से पहले पहले क्या होता था कि उस वक्त महंगाई तो थी, लेकिन उस वक्त लोगों के पास पैसा भी कम था। तो उसका ये मतलब है कि उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने कम पैसा छापा हुआ था, जिसकी वजह से कम महंगाई थी। और आज ज़्यादा पैसा छाप दिए, जिसकी वजह से अब ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो ये था मोनिटर्स का व्यू इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोनिटर्स एंड फिलिप्स कर्व। तो ठीक है, मोनिटरिज्म एंड फिलिप्स कर्व क्या कहती है कि मोनिटर्स कहते थे कि आपके पास जो इकानमी होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की ऊपर होती है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसने सारी थ्योरी दी थी। और ये क्या कहता है कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल है, तो लाजिम बात है आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सारी थ्योरी इसने डिस्कस की हुई है। उसके बाद मनी इल्यूशन और एडिक्टिव एक्सपेक्टेशन। तो इन दोनों से क्या मुराद है? इन दोनों का मुराद ये है कि जब आप देखते हैं एजेंट्स बेस द डिसीजन ऑन देयर एक्सपेक्टेशन, जब आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आपकी तनख्वाहें ज़्यादा हो जानी है, गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना है। जैसे ही आजकल के हालात देख लें, जैसे अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएमएफ से जब कर्जा आ जाता है, तो क्या होता है कि मनी गवर्नमेंट लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है, अब पैसा हुकूमत के पास आ गया तो अब पैसा ये सर्कुलेट होगा। तो इसको कहते हैं कि आपके पास मनी अब इल्यूशन हुई है कि उनकी आपके पास जो है वो वेजेस भी इंक्रीज हो सकती हैं, तो इस तरह प्राइस भी इंक्रीज हो सकती हैं। उसके बाद अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ हो सकती हैं कि जब जैसे ही आपके पास आपकी तनख्वाहें ज़्यादा हुई हैं ना, तो आप बाज़ार में गए तो आपने बाज़ार में देखा कि चीज़ों की कीमतें भी ज़्यादा हो गई हैं। तो आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि आप तनख्वाहें तो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको चीज़ें भी अब महंगी मिलेंगी। तो इसको कहते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड ऑफ कंट्री ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड।
कि कंट्री की ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री की ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के साथ जो होती है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीजर द पेमेंट्स दैट फ्लो बिटवीन एनी इंडिविजुअल कंट्री एंड ऑल अदर कंट्री। ये आपके पास क्या कहता है, ये आपके पास मीज़र करता है कि आपने किसी एक कंट्री के साथ या पूरी दुनिया के साथ कितनी तिजारत की है, कितनी उनको पैसा दिया है या कितना उनसे लिया है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिटरमाइंड बाई कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांसफ़र। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास किस चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन करता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर, आपकी इंपोर्ट के ऊपर, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, और फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिटरमाइन होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर ऑफ कंट्री स्टेटस। तो किसी भी कंट्री का स्टेटस देखने के लिए उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कमज़ोर है तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपके पास कमज़ोर होगी। उसके बाद ये हमारे पास टॉपिक है मार्केट फॉर फ्रीजन एक्सचेंज। फ्रीजन एक्सचेंज का ये मतलब है कि आपके पास जो फ्रीजन करेंसी है वो दे के आप अपनी कितनी करेंसी ले सकती हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है द फ्रीजन एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं करेंसी भी बोलते हैं, फॉरेक्स भी बोलते हैं या एफएक्स भी बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट एग्जिस्ट व्हेन एवर वन करेंसी इज ट्रेड फॉर अनदर। आप डॉलर लेके पैसे लेते हैं, ठीक है, ये बंगाली क्या कहते हैं, बंगाली उनकी जो करेंसी है वो दे के अपनी करेंसी लेते हैं, तो उसको आप कहते हैं फ्रीजन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट आपके पास क्या चीज़ होती है, इन फ्रेंच एक्सचेंज रेट इज़ आल्सो नाउन एज फ्रीजन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स या एफएक्स, वही नाम, ये इसके 3 नाम है। बिटवीन 2 कंट्रीज स्पेसिफाई हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ इन टर्म ऑफ अनदर कंट्री। तो एक्सचेंज रेट का वही मतलब आ गया कि आपकी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में कितनी तगड़ी है, ठीक है, कि आप $1 दे के कितने रुपए हासिल कर सकते हैं, या आप एक रियाल लेके 1 दरहम दे के कितने रुपए हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सचेंज रेट होता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स इन पाकिस्तान है जी। तो यहाँ पे चंद एक पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ, आपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है बिफोर 1970 से पहले आपके पास हमारा जो रुपया था वो पाउंड के साथ कनेक्ट था, ठीक है। जैसे आजकल डॉलर के साथ कनेक्ट है, तो 1971 से पहले ये पाउंड के साथ कनेक्ट था, और 1971 में हमने क्या किया, हमने अपने रुपए को डॉलर के साथ, US डॉलर के साथ लिंक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखें, पाकिस्तान का पहला बजट डेफिसिट बजट कब हुआ, 1982 में। बजट डेफिसिट क्या चीज़ होती है कि जब आपके पास पैसे कम हों, जब आपके पास गवर्नमेंट की इनकम कम हो और उसके अखराजात ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं बजट डेफिसिट। तो ये सबसे पहला बजट आपके पास 1982 में हुआ है। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पे है 1988 में क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे पाकिस्तान में, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में लॉन्च हो गए थे। उसके बाद 1999 में क्या हुआ है, 1999 में क्या हुआ है कि आपने रिकवरिंग की है आपने क्राइसिस को। 1999 में आपके जो क्राइसिस थे वो रिकवर कर गए थे, और 3 एक्सचेंज रेट यहाँ पे आपके पास बन गए थे। उसके बाद अब मौजूदा कंडीशन पाकिस्तान क्या कह रहा है, नो पाकिस्तान इज़ मेंटेनिंग फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है कि आपके पास अभी गवर्नमेंट आपके पास फ्लोटिंग रेट मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट के लिए आपके पास स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक हर बैंक को $1 का एक रेट मुख्तस कर देता है कि आप इस रेट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और हर बैंक्स में, कुछ बैंक्स में आप थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, वहाँ पे एक बैंक में डॉलर का रेट कोई और हो सकता है, दूसरे में कुछ और हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें उनकी अपनी मर्जी भी शामिल होती है। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 35, इजी सा लेक्चर था, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।